हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं। आज से हमारा जो है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और वो सेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पेपर 1 में बहुत ही हल्के से नहीं ले जा सकते। जैसे कि दूसरे अगर टॉपिक्स की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड ना केवल वो आपको इंटरेस्ट में काम देगी, ना केवल आपके नेट में, बल्कि आपको फर्दर एज अ पीएचडी स्कॉलर जो है ना, ये जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी वजह से रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक को मैंने अलग से लेने के लिए कोशिश की है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस सीरीज के थ्रू आपको 1000 से ज़्यादा पीवाईक्यू जितने भी एंट्रेंस होते हैं पीएचडी से रिलेटेड, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारा एक एजेंडा रहेगा। एजेंडा क्या रहेगा? जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1000 से ज़्यादा पीवाईक्यू को कवर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी नेट में, सेट में, और जितने भी आप देखोगे ना, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं पीएचडी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे अंडर 1000 प्लस क्वेश्चन। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को एज अ सेपरेट यूनिट जो है ना समझें, क्योंकि ये जो है ना, ये आपकी नेट तो क्लियर करवाएंगी, प्लस में आपको ये पीएचडी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी जो है ना, एक रिसर्च स्कॉलर कैसा होना चाहिए, वो एप्टीट्यूड जो है ना, वो अंदर आपके अंदर डेवलप करने में मदद करेगी। सो हमारी एजेंडा ये है कि पीएचडी एंट्रेंस में जितने भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन, अभी आपको पता है कि सीयूईटी आने वाले हैं, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हमने कवर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज में। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप दूसरे टॉपिक से बिल्कुल जो है ना सेपरेटली लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ना केवल आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में, बल्कि आपके रिसर्च कैरियर में आफ्टर पासिंग द एंट्रेंस, जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना, आप कोई भी पीएचडी इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, कौन सा टूल्स यूज कर रहे हो, कौन सा जो है ना आप कौन कौन से मेथड यूज करोगे, इससे रिलेटेड कौन कौन सी थियरी है। ये सब चीजें जो है ना, बेसिक चीजें आपको पता होने चाहिए, तभी आप, क्योंकि सिर्फ नेट और जेआरएफ क्लियर करना ही जरूरी नहीं है। इसके बाद जब नेट और जेआरएफ क्लियर करके जब आप पीएचडी से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाओगे, तो उसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, आपके टूल्स कौन से हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, आपकी जो है ना रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो ये सब जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, समझना, क्योंकि जब तक से आप इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं करोगे, सिर्फ आप ये सोच के जाओगे कि मुझे सिर्फ नेट में क्लियर करना है, सो इट्स अ नॉट अ एप्रोप्रिएट और जस्टिस टू दिस टॉपिक। और इसी वजह से इस टॉपिक को हम रिसर्च नहीं कहते हैं, इसको हम फुली कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इट्स अ स्किल्स जो आपके अंदर डेवलप करना है। जैसे आपने सुना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस जिसको आप ना थोड़े से क्वेश्चन करके या फिर थोड़े से चैप्टर करके यू विल नो दैट। आपको ये स्किल्स अपने अंदर लाना है। जैसे मान लीजिए कि जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है इथिक्स से रिलेटेड, यानी कि अच्छे गुण क्या होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स के, वो सब चीज़ें भी आपको इसमें पता करना है। सो ये आपके रिसर्च करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस 1000 सीरीज के थ्रू हम कोशिश करेंगे ना केवल पीवाईक्यू को धड़ल्ले से हम कवर करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो आपके ऑप्शन में है, चाहे वो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आसानी से चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे। सो that's the sole idea behind starting this series, that is 1000 plus PYQ of research methodology. Now, one good thing about this series is that it's a bilingual, यानी कि यहाँ पे हिंदी मीडियम बच्चे और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ताकि वो जो है ना रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को
उनके पास स्कोप ना हो। तो ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इट्स अ बाइलिंगुअल। नाउ जब हम रिसर्च की बात करेंगे या जब हम सीरीज की बात करेंगे, तो पहली जो हमारी कोशिश रहेगी ना, कि जब हम इस सीरीज को लाएंगे तो हम टॉपिक वाइज लाएंगे। और टॉपिक किसकी फॉलो करेंगे? नेट और जेआरएफ के टॉपिक के थ्रू हम हर टॉपिक से रिलेटेड ना पीवाईक्यू आपके सामने लाएंगे। आज का जो यूनिट है और आज का जो पीवाईक्यू है, हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट टॉपिक ऑफ नेट जेआरएफ सिलेबस। इसके साथ साथ आप जितने भी सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिट्स के हो गए, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, चाहे जेएनयू, चाहे डीयू, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमने कोशिश किया है इन द सीरीज वी विल ट्राई टू अकोमोडेट दिस क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एज अ रिसर्च स्कॉलर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो दीज आर द सोल एजेंडा टू स्टार्ट दिस सीरीज, to bring a 1000 question in front of you to see what kind of question that will keep asking in the research methodology. Now what's the plan, how we'll cover the syllabus? When we talk about the syllabus, ये जो है ना आपके सिलेबस दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम बच्चों को भी मैं सिलेबस एक बार दिखाऊंगी, बट मेरा काम यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाना नहीं है। मेरा काम है यहाँ पे आपको दिखाना कि हम टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। जो ग्रीन सिंगल से रंगा हुआ, इट मीन्स कि इसको हम पहले लेके कवर करेंगे, यानी रिसर्च की मीनिंग्स, उसकी नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक। आज हम इससे रिलेटेड पहले हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और फिर जितने भी पीवाईक्यू टाइप से रिलेटेड और मेथड से रिलेटेड और अप्रोचेस से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होंगे उसको हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द सोल एजेंडा टू स्टार्ट द टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। देखिए आपको पीवाईक्यू तो मिल जाते हैं बट टॉपिक वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, इन सिलेबस के थ्रू जब हम कवर कर लेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द होल एजेंडा टू स्टार्ट दिस सीरीज, सो दैट कि आपको टॉपिक पे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, साथ में आपको ये भी पता चले कि उस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो to start with the research meaning and characteristic, we will begin in this series. जब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि जब हम रिसर्च के मीनिंग, उसका अर्थ, उसका जो है ना विशेषता क्या है, उससे रिलेटेड जब हम बातें करें, तो उस सीरीज में ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ डिफरेंट विजन ऑफ सोशल रियलिटी, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी। फिर उसके बाद आपको इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि जब हम सामाजिक अनुसंधान के तरीके से विभिन्न दृष्टिकोण को सीधे किससे जुड़े हुए हैं, सामाजिक वास्तविकता से, प्रयोगशाला प्रयोग से, सिमुलेशन, आभासी वास्तविकता। देखिए हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑप्शन है ना, हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, प्लस में हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जब भी हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो कौन कौन सी मेथड जो होते हैं ना, क्या हमारे दिमाग में विजन रहता है जब भी हम सोशल रिसर्च जब मेथड यूज करते हैं तो क्या विजन रहता है, दैट्स द क्वेश्चन। और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी सोशल रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से मेथड जो है ना डायरेक्टली आपसे रिलेटेड होते हैं जब आप सोशल रिसर्च करते हो। तो just take a pause and think about that, because these are the question has been asked in the NTA last time. So please take a guess and then we will try to discuss this further. Okay, let's see. Method of social research is directly linked to the, देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे करके और आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है कि जब हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है। रिमेंबर, सोशल यानी सामाजिक रिसर्च। जब हम समाज की रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरली आपको क्वांटिटेटिव दोनों देखने को मिलता है, बट वहाँ पे जनरली एब्स्ट्रैक्ट थिंग, बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि आप जो है ना व्यवहार को ज़्यादा अध्ययन करते हो, तो वहाँ पे लैब का कोई रोल नहीं है।
that will be eliminated. Simulation, देखिए simulation क्या होता है? Simulation का मतलब होता है कि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो रियल सिचुएशन वाला जो है ना इन्वायरमेंट क्रिएट करके चीजों को सीखते हो। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कि एक पायलट है और पायलट को कुछ सिखाना है, तो आप क्या करोगे, एक केबिन की तरह जो है ना आप रियल लाइफ सिचुएशन, ग्रेविटी उतना दे करके, एटमॉस्फेयर उतना दे करके, प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करके आप उनको ट्रेन करोगे। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई सर्जन है, वो सर्जरी करना सीख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उस रियल लाइफ में उसको क्या करना, सर्जरी करना सिखाना होगा कि देखो इंजेक्शन या फिर जो होता है ना ऑपरेशन ऐसे किया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड साइमुलेशन, यानी कि आप रियल लाइफ सिनेरियो में क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि आप क्या करते हो, कोई भी चीज जो है ना वर्चुअली उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेथड ऑफ सोशल रिसर्च इज डायरेक्टली लिंक टू द डिफरेंट विजन ऑफ, यानी कि विभिन्न उसके दृष्टिकोण किससे संबंधित है। देखिए सोशल रिसर्च की जब बात की जाती है, सो इट इज रिलेटेड टू सोशल रियलिटी। जितने भी सोशल रियलिटी होती है, यानी जितने भी सामाजिक वास्तविकता होती है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, उसी के आधार पे हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, और उसी से संबंधित है आपका सोशल रिसर्च, और ये मेथड हम यूज करते हैं। अब जरूरी है समझना कि ये जो बाकी ऑप्शन है वो क्या होते हैं। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑन दैट। देखिए जब भी हम मेथड की बात करते हैं, सिमुलेशन का मतलब है क्या, आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में जो है ना चीजों को सीखते हो। ठीक है, यानी प्रशिक्षण के तहत आप वास्तविक घटनाओं का आभास करते हो, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है आप वर्चुअल सेटिंग में, जैसे कि आप जो है ना इसका हिंदी हो जाता है कि आप आभासी सेटिंग में आप अनुसंधान करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। जैसे कंप्यूटर्स के थ्रू, या फिर आप जो है ना आप देखोगे आजकल फोटोज लाइट के थ्रू जो है ना आपको वर्चुअल चीजें क्रिएट कर दी जाती है, और उसके थ्रू आप अनुसंधान करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। और मेथड ऑफ सोशल रिसर्च इन सोशल साइंस में जनरली हम ह्यूमन बिहेवियर और नेचुरल सेटिंग को स्टडी करते हैं, और उसके तहत आ जाता है बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप सोशल रिसर्च की बात करते हो। जैसे इथनोग्राफी हो गया, इथनोग्राफी एक नया टर्म्स है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है, इथनोग्राफी ये किससे संबंधित है, कहाँ कहाँ यूज होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन कीप आस्किंग इन द नेट। ठीक है, और ये सोशल साइंस रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेथड ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसमें आप बिहेवियर और नेचुरल सेटिंग में क्या करते हो, चीजों को लर्न करते हो, उस पर क्या करते हो, रिसर्च करते हो, और उसमें आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, यानी कि मानव व्यवहार को क्या करते हो, अवलोकन करके उन चीजों के बारे में समझते हो। और फिर उसके बाद आप जो है ना एम्पिरिकल स्टडी, यानी कि जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की बात करते हैं, जब हम गणना की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सर्वे के थ्रू, क्वेश्चन आयर के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जब भी हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम सामाजिक रिसर्च की बात करते हैं, तो ये नेचुरल सेटिंग में होता है। ठीक है, इसमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और ये जनरली आप जब देखोगे इसमें क्या होता है, इसमें हम सोशल सेटिंग में इन चीजों को अध्ययन करते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मेथड ऑफ सोशल रिसर्च इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द डिफरेंट वर्जन ऑफ सोशल रियलिटी। लेबोरेटरी नहीं होगा, सिमुलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इट इज टेक्निकली रिलेटेड टू नॉट सोशल बिहेवियर, ये सोशल बिहेवियर से रिलेटेड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल जो कंडीशन क्रिएट किया जाता है। सोशल में क्या होता है, सब कुछ नेचुरल रहता है, सिमुलेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल, आप जो है ना कृत्रिम जो है ना माहौल तैयार करते हो खुद से। जैसे मान लीजिए कि पायलट के लिए आप ग्रेविटी क्रिएट करते हो, प्रेशर क्रिएट करते हो, आप खुद से जो है ना वो तैयार करते हो तरीका। लेकिन जब हम सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो ये सब क्या होता है, ये सब प्रकृति रहता है, यानी कि सब कुछ नेचुरल सेटिंग में किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी अगेन इट इज अ
आर्टिफिशियल सेटिंग, नॉट अ नेचुरल सेटिंग। सो जब भी हम सोशल रिसर्च की बात करेंगे, इट इज रिलेटेड टू सोशल रियलिटी, यानी बिहेवियर से रिलेटेड, आपके जो है ना माहौल, डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, दैट इज कीप स्टडी इन सोशल रियलिटी। नाउ लेट्स कम टू द second question that has been asked in the net. Grand theory of social science operate at a, जब भी हम सामाजिक विज्ञान में भव्य सिद्धांत की बात करते हैं तो ये किस पर कार्य करते हैं? पहला क्वेश्चन है लोअर लेवल यानी कि निचला स्तर, सिंपलिस्टिक लेवल यानी कि सरलीकृत स्तर, कैटेगोरिकल लेवल यानी कि श्रेणीबद्ध स्तर, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तन का उच्च स्तर। तो ये चार ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है ग्रैंड थियरी के बारे में, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी हम भव्य सिद्धांत की बात करते हैं क्या होता है। देखिए इसमें दो चीजें आपको जानना जरूरी है, ग्रैंड थियरी होता क्या है, ठीक है, और इसमें हम क्या यूज करते हैं। कम ऑन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। थियरी से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, दीज ऑल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ग्रैंड थियरी, मेटा थियरी, ये भी क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल फिगर आउट द राइट आंसर ऑन दैट एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन। देखिए जब भी हम ग्रैंड थियरी की बात करते हैं, ग्रैंड थियरी का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। जब भी हम ग्रैंड थियरी की बात करते हैं तो एक ऐसी थियरी, एक ऐसा सिद्धांत जो है ना जिसके आधार पे हम जनरली सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड का मतलब क्या होता है आप खुद समझिए, ग्रैंड का मतलब महान, ठीक है, इतना महान कि उसके अंदर सब कुछ समा जाए, ठीक है, और इससे क्या होगा, हम सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये क्या है, ये एक फ्रेम है और इसके आधार पे हम सब कुछ परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के रूप में आप समझिए, यू आर अ स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, हर सबका अलग अलग पेपर 2 है तो सबकी अलग अलग थियरी होगी, लेकिन हर थियरी में भी एक ऐसी थियरी होती है ना जिसको आप हर चीज पे एनालाइज करने की कोशिश करते हो। उदाहरण के रूप में जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उदारवाद यानी वेस्टर्न थियरी, पश्चिम की थियरी, ऐसा माना जाता है ना कि ये वैसी थियरी है जिसको आप हर समाज को समझने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है। वो खुद को क्या समझते हैं, दे आर कंसीडर देम एज सुपीरियर, और इसी की वजह से लिबरलिज्म, उदारवाद, रियलिज्म को हम कहते हैं ग्रैंड थियरी। यानी कि वैसी थियरी जिसके आधार पे आप सारे समाज को ना डिस्कस करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड थियरी। और ये जो है ना, इस थियरी का सबसे जो खास चीज है कि ये क्या होता है, ये यूनिवर्सलाइज होता है, यानी कि ये वैश्वीकरण पे ध्यान देता है कि ऐसा चीज जो कि आप पूरे विश्व को समझने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अभी आप क्रिटिकल थियरी की बात करोगे या फिर वैसी थियरी, ये सब्जेक्टिव नॉलेज पे ध्यान देती है, यानी कि हर इंसान क्या है, अलग है, और हर इंसान की अलग अलग तरीके होते हैं चीजों को समझने का। लेकिन जब हम ग्रैंड थियरी की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल चीजें की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वे में सबको देखते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेम तैयार कर लिया जाता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, सबको डिस्कस करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हाईली एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो होता है ना, ये अमूर्तन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, मूर्त चीजों पे नहीं, जो कॉन्क्रीट है उस पे नहीं, ये अमूर्त चीजों पे, जैसे कि भावना, वैसी चीजें इसके अंदर आती है जिससे आप बहुत बृहद चीजों को आप क्या कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हो। तो ये जनरली अमूर्त चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रैंड थियरी इन सोशल साइंस ऑपरेट एट, कहाँ पे ये ऑपरेट करता है, यानी कहाँ पे ये कार्य करता है, लोअर लेवल। देखिए लोअर लेवल पे ना, यानी कि जब भी हम एवरीडे इन सब की बात करते हैं तो वहां पे ग्रैंड थियरी का यूज नहीं किया जाता है। वहां पे जो है ना क्रिटिकल थियरी, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांत। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ग्रैंड थियरी, सिंपलिस्टिक लेवल। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंपल करने के लिए तो नहीं किया गया, यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स करने के लिए बात की जा रही है, ठीक है।
फिर उसके बाद पूछा रहा है कैटेगरिकल लेवल। देखिए कैटेगराइज नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, यानी कि ऐसा चीज जिसको आप हर लोगों पे अप्लाई कर सकते हो, यानी हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है, अमूर्त चीजों पे आपका ज्यादा फोकस रहता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर पे जाना है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट बिफोर दैट लेट्स हैव सम बेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्रैंड थियरी के साथ साथ एक और चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल मोड ऑफ द पीवाईक्यू प्रैक्टिस है। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ मेटा थियरी। मेटा थियरी क्या होता है, देखिए मेटा थियरी का मतलब होता है थियरी ऑफ थियरी, ठीक है, यानी कि सिद्धांत का भी सिद्धांत। अब सिद्धांत का सिद्धांत कैसे हुआ, जैसे कि मान लीजिए सिद्धांत किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, उसने क्या तरीके यूज किए। जब हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं थियरी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड मेटा थियरी, यानी कि थियरी ऑफ थियरी, जैसे हम कहते हैं ना मेटा नैरेटिव, सो नैरेटिव ऑफ नैरेटिव, ठीक है। मेटा का मतलब क्या होता है कि उसका भी थियरी, ठीक है, तो थियरी ऑफ थियरी यानी कि मेटा थियरी। तो इसमें क्या होता है, सिद्धांत का सिद्धांत जब आप निकालते हो दैट इज कॉल्ड मेटा थियरी, और उसमें हम उसकी ज्ञान मीमांसा यानी कि उसका रूट कहाँ है, किसने दिया वो थियरी, क्यों दिया, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इन सब के बारे में आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो, दैट इज कॉल्ड मेटा थियरी। ग्रैंड थियरी मतलब ये बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, अत्यधिक अमूर्त चीजों पे इसमें बात की जाती है, बहुत ही ज्यादा सामान्यकृत होता है, यानी सामान्यकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम इज मोर्टल, ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल चीज हो गई, यानी कि एक बंदे की बात हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे ऑल मैन इज मोर्टल की बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये जो है ना, ये जनरलाइज कर दिया जा रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात की जा रही है, ठीक है। और ये क्या होती है, उदाहरण के रूप में वेस्टर्न थियरी, जनरली दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ ग्रैंड थियरी, ग्रैंड नैरेटिव। So this is all about the grand theory. Now let's come to the third question in the series, and the question is very important, जो आपको बार बार जो है ना एनटीए में क्वेश्चन आता है, वो है आपकी इथनोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। इथनोग्राफी को हिंदी में कहते हैं नृवंश विज्ञान, ठीक है। और इससे पूछा जा रहा है कि इन इथनोग्राफिक रिसर्च द रिसर्च इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन ए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब भी हम नृवंश विज्ञान अनुसंधान के बारे में हम बात करते हैं, तो शोधकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता स्वयं को एक निश्चित अवधि में शामिल करता है। कौन सी निश्चित अवधि में, दार्शनिक प्रवचन में, राजनीतिक अभियान में, वित्तीय लेन देन में, या सामाजिक सेटिंग में, ये आपको बताना है। और आपको बताना है कि इथनोग्राफी जो है ना वो कहाँ पे यूज किया जाता है, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, फाइनेंशियल की सोशल सेटिंग में। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही ना थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि इथनोग्राफी क्या होता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। आई हैव जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना ये आपके PYQ है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, हिंदी मीडियम बच्चे, इंग्लिश मीडियम बच्चे। देखिए जब भी हम इथनोग्राफिक की बात करते हैं, ठीक है, इथनोग्राफिक ये जो वर्ड है इसको पहले तोड़िए। इथनो मतलब इथनिक, ठीक है, इथनिक यानी कि आप क्या करते हो, पीपल्स की स्टडी करते हो, ठीक है, यानी इथनिक पीपल, डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं उनकी आप स्टडी करते हो। लेकिन जब आप पीपल की स्टडी करोगे तो इट इज पॉसिबल इन द आर्टिफिशियल थिंग। आप क्या करोगे, आप उनको स्टडी करने के लिए एक आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप उनके गांव में जा करके उनको ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसी चीजें, कैसे वो परंपरा करते हैं, कैसे वो मैरिज सेरेमनी हेल्ड करते हैं, फिर कौन कौन सी जो विधियां हैं, कौन कौन सी उनकी जो है ना प्रथाएं हैं। इसके तहत आता है इथनोग्राफिक रिसर्च। और इसमें आप क्या करते हो, सोशल सेटिंग में, यानी कि जो सामाजिक सेटिंग होता है उसमें जा करके आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उनको आप नोट डाउन करते हो, उनको आप अंडरस्टैंड करते हो, दैट इज कॉल्ड इथनोग्राफिक मेथड। और ये जो है ना फिलोसफिकल नहीं होता है, पॉलिटिकल भी नहीं होता है, फाइनेंशियल भी नहीं होता है, इट्स अ सोशल सेटिंग। और जब आप इथनोग्राफी की बात करोगे तो ये जनरली एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब चीज़ों में इस मेथड का यूज करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
कीप आस्किंग बाय द नेट कि इथनोग्राफिक मेथड क्या होता है। थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब हम इथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है, इसका जो काम होता है सामाजिक परिवेश में इसका हम अध्ययन करते हैं। ये जो होता है ना, किसी पर्टिकुलर कल्चर, किसी पर्टिकुलर समाज, जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी समाज है, उनके बारे में क्या करना है, उनके खान पान, उनके रहन सहन, इनके बारे में क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। किसी सोसाइटी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, वो अध्ययन करते हैं। जब आप इनकी अध्ययन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो ये जनरली क्या होगा, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ क्वालिटेटिव, यानी कि ये गुणात्मक चीज होगी, गणनात्मक नहीं होगी। सो इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें आप कल्चर और डाइवर्सिटी और उनके बिहेवियर को आप समझते हो। जनरली जब ये आप देखते हो, ये मानव विज्ञान और समाज शास्त्र में और रोजमर्रा की जिंदगी के अध्ययन करने के लिए हम चीजों को समझते हैं। सो इसे कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे बार बार एनटीए पूछता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन नॉलेज बिकम रेप्लिकेबल एंड वेरीफाइएबल, टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब ज्ञान अनुकरणीय और सत्यापन योग्य हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक यानी कि मानववादी, मानवतावादी, प्रभाववादी, साइंटिफिक वैज्ञानिक, सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक। आपको बताना है कि जब हम वर्ड्स को, यानी जब हम नॉलेज को, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ नॉलेज दूं और उसको मैं कुछ डेटा के थ्रू बताऊं, उसको मैं जो है ना बार बार वो चीजें जो है ना दोहराई जाए, तो वो नॉलेज कैसे कहलाएगी, ह्यूमनिस्टिक या फिर इम्प्रेशनिस्टिक, साइंटिफिक या सब्जेक्टिव, आपको ये बताना है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक चीज समझना होगा कि देखिए, ये क्वेश्चन है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से, और रिसर्च मेथोडोलॉजी जनरली फोकस किया जाता है साइंटिफिक चीजों, यानी कि वैसी चीजें जिसमें कम एरर हो, यानी कि उसमें गलतियां कम हो, ठीक है। और वो चीजें क्या करें, जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो तो वो रिसर्च पेपर क्या किया जाता है, वेरीफाइड, आप डेटा यूज करते हो और उस डेटा को बार बार जो है ना साइट किया जाता है, यानी कि वो डेटा को बार बार दोहराया जाता है। तो जब कोई आपका रिसर्च जो है ना बार बार रेप्लिकेबल हो, अनुकरणीय, यानी बाकी जो रिसर्चर है वो आपके रिसर्च को देख देख के आपसे, मतलब आपकी नॉलेज को वो ले रहे हैं और फिर उसके बाद वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि हाँ ही इज राइट, ये जब कर रहे हैं तो वो रिसर्च क्या कहलाएगा, वो रिसर्च कहलाएगा साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। वो रिसर्च मानवतावादी नहीं कहलाएगा, वो रिसर्च प्रभाववादी ऑफकोर्स होगा, बट उसे हम साइंटिफिक इसलिए कहेंगे क्योंकि वो अनुकरणीय है, उसको देख के दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उसे क्या कर दिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है। अब ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक, बट मैं कुछ चीज़ों को आपको ना बाद में बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन है, जब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे ना तो इन चीज़ों को हम साथ में लेंगे। द वर्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और इससे नेट बार बार क्वेश्चन पूछता है कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट मेथड, जो भी आप विधि अपना रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप क्वालिटेटिव अपना रहे हो, आप क्वांटिटेटिव अपना रहे हो, तो पूरे रिसर्च में आप उसी मेथड करोगे, कैरी ऑन करोगे, बीच में आप भटकोगे नहीं। और जब ये मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो है ना जो फाइंडिंग्स होगी, जो आपने फाइंड्स किया है, वो ज़्यादा सुटेबल होगी, वो ज़्यादा क्या होगी, वो ज़्यादा रिलायबल होगी। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, कि जब आप रिसर्च करते हो तो आप कितनी जो है ना सुसंगता जो है ना बरतते हो अपनी रिसर्च में। जो दूसरा टर्म आता है वो है आपका वैलिडिटी, कि यानी कि आपका रिसर्च जो है वो कितना वैध है, यानी कि जब आप कोई रिसर्च करते हो तो वो कितना एक्यूरेट है और कितना जो है ना उसमें एरर फ्री उसका जो है ना मेजरमेंट आया है, ठीक है, एकदम सटीक मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एरर फ्री मेजरमेंट, और उसी को कहते हैं वैध है, यानी कि दिस फाइंडिंग इज वेरी गुड वन, ठीक है, जिसको कहते हैं जीरो एरर, यानी कि कोई एरर नहीं है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम क्या करते हैं, किसी भी नॉलेज को साइंटिफिकली हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि दिस नॉलेज इज साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है।
और जब भी आप क्वालिटेटिव नॉलेज के बारे में देखते हो, जब भी हम क्वालिटेटिव नॉलेज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की बिहेवियर के बारे में डिस्कस किए, किसी की जो है ना, किसी के खान पान की डिस्कस करें, तो ये जनरली क्या होता है, ये नॉन रेप्लीकेबल होता है। इसको आप रेप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, यानी कि हर किसी की क्या होती है अंडरस्टैंडिंग, हर किसी का व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। आप उसको क्या कर सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे ग्रैंड थियरी में हमने क्या देखा, ग्रैंड थियरी का यही थियरी है, इसी वजह से वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट होता है, यूनिवर्सल होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो वो जनरली क्या होता है, नॉन रेप्लिकेबल होता है, यानी कि वो दूसरे पे आप क्या कर सकते हो, आप उसको नहीं थोप सकते हो कि यही मैं कर रहा हूँ तो मतलब बाकी सब ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, हम इन चीजों को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च जो है नॉन रेप्लिकेबल नहीं है। जैसे मैं अगर बोलूंगी कि श्याम टेल्स लाई, ठीक है, श्याम जो है ना झूठ बोलता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल बॉयज टेल्स लाई, कि जितने लड़के हैं वो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, ये बिहेवियर है आपका, और उसके आधार पे आप बाकी सब पे जनरलाइज नहीं कर सकते हो। सो जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे, इट्स अ नॉन रेप्लिकेबल वन। एंड व्हाई? बिकॉज यू आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअली, और हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th, it's the last question of the series, and then we will discuss the same topic in the next series. यहाँ पे कह रहा है कि set of principle, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट इस क्वेश्चन में ना ट्रैप है, आप इस ट्रैप को समझिए। कह रहा है सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट इवेंट इज नोन एज, कि जब भी हम घटनाओं का वर्णन और भविष्यवाणी करने के सिद्धांतों के समूह को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस, थियरीज। यानी कि जब भी एक प्रिंसिपल को लेते हो, ठीक है, आप भविष्यवाणी लेकर के आप सिद्धांत को बताते हो, तो वो क्या कहा जाता है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट इवेंट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थियरी। ठीक है, थियरी क्या होता है, थियरी आप कोई प्रिंसिपल होता है, कोई सिद्धांत होता है, और इस सिद्धांत को आप क्या करते हो, फॉर्म करते हो, और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आने वाले सिचुएशन को क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि थियरी में ऐसा बताया। जैसे मान लीजिए कि कोई थियरी है, कोई उदारवाद की थियरी है, उदारवाद की थियरी में ये कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, कभी जो लोकतांत्रिक कंट्री है, वो कभी भी क्या करते हैं, आपस में युद्ध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ना व्यापार पे एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ये आपकी थियरी है। अब जो है ना आपने क्या देखा, चाइना और यूएस दोनों युद्ध कर रहे हैं, तो आप कहोगे ना कि नहीं, लोकतांत्रिक थियरी ये कहता है कि दोनों युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों उदारवाद, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, व्यापार को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इस आधार पे आपने थियरी देख करके क्या किया, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, फ्यूचर को क्या किया आपने, आकलन किया। तो सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट इवेंट्स आर नोन एज थियरी। ठीक है, आप थियरी के आधार पे क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर को। अच्छा, कोई कंफ्यूजन आपको रहेगी, कंफ्यूजन ये रहेगी कि ये हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस जो होता है ना, इसको हिंदी में परिकल्पनाएं कहते हैं, कि वैसा स्टेटमेंट होता है जिसका जो है ना कोई अभी एविडेंस, यानी कि उसका जो है ना वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और उससे आप फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ इसको क्या कहते हैं, इट्स अ नॉन वेरीफाइड स्टेटमेंट दैट इज आइदर बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। जब आप रिसर्च लिखते हो ना, तो आपको रिसर्च में हाइपोथेसिस देना रहता है, यानी कुछ परिकल्पनाएं कि मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूँ और इसमें ये हो सकता है। अब आप पूरे रिसर्च में, पूरे डेटा के थ्रू, फाइंडिंग के थ्रू आप पता करते हो कि क्या ये सही है, क्या मेरी हाइपोथेसिस सही हुई, क्या मेरी हाइपोथेसिस गलत हुई, और आप फाइंडिंग्स के थ्रू आप जो है ना पता लगाते हो कि नहीं, ये जो है ना ये गलत है, मैंने जो परिकल्पनाएं लिए थे वो साबित नहीं हुई। और अगर मान लीजिए कि आपकी साबित हो जाती है, तो आप सही सही वहां पे लिखते हो कि हाँ मैंने ऐसी हाइपोथेसिस दी थी और मैंने अपने रिसर्च में ये चीजें
पाई। तो इसी को कहते हैं परिकल्पनाएं, और परिकल्पनाएं की पुष्टि जो है ना आप रिसर्च के बाद में करते हो, तो इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस, इसी को कहते हैं थियरी। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स आप क्या करते हो, किसी चीजों को समझने के लिए अवधारणाएं, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं रिसर्च की कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो उसके थ्रू मैं कुछ कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग, कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स, कि मैं आपको कितने अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद एक टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट्स बार बार आता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, पेड़ में जैसे कि तना है, ब्रांच है, तो आप क्या करते हो, ब्रांच को अलग पढ़ते हो, फ्रूट्स को अलग पढ़ते हो, फ्लावर्स को अलग पढ़ते हो, आप पार्ट्स वाइज पार्ट्स पढ़ करके आप पूरे पेड़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हो। और फिर एक आता है क्या, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आप होलिस्टिकली पेड़ को पहले पढ़ते हो। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, पार्ट बाय पार्ट को डिटेल में पढ़ना। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आप पूरे पार्ट को एक साथ पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब समग्र, यानी कि सम टोटल, पूरे साथ साथ पढ़ना। एनालिसिस का मतलब क्या करते हो, आप उसको छाट छाट के पढ़ते हो, अलग अलग करके पढ़ते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको नजर में देखते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक अजम्पशन, एक मान्यता जिसको हम क्या करते हैं, रचना करते हैं अपने हिसाब से कि ये हो सकता है, और फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने रिसर्च में। फिर उसके बाद आता है थियरी। थियरी का मतलब क्या होता है, वो एविडेंस के थ्रू हम लोग प्रूफ कर दिए रहते हैं, और हम नेचुरल सेटिंग में उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वैलिडेटेड करते हैं कि हाँ ये थियरी अभी तक लागू हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही है तो इसमें कौन कौन सी जो है ना अपडेट करने की जरूरत है, उसे हम कहते हैं थियरी। कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, यानी कि जब भी हम संकल्पना की बात करते हैं तो हम उसके न्यू टर्म्स को समझने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। और एनालिसिस क्या होता है, आप पार्ट वाइज उसको क्या करते हो, डिटेल में समझते हो, सो दैट इज कॉल्ड योर एनालिसिस और सिंथेसिस, मैंने आपको बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। धीरे धीरे पढ़ना है, बट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाना है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि फटाफट आपको 1000 क्वेश्चन दे दिया जाए। आप धीरे धीरे PYQ के थ्रू आप जो है ना रिसर्च मैथडोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ मजबूत करें, ताकि जब ये टॉपिक खत्म हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि यस, मुझे रिसर्च मैथडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर पता है। So this is the whole motive behind the starting the series, and we will try it कि जब भी हम next series में बात करेंगे तो और भी जितने भी PYQ हैं उनको आपके सामने रखेंगे। So this is all about RM first part of the first series, that is called PYQ 1000 question. So I hope to be with you soon, and I will bring the second part of this series. Thank you for joining us and thank you for watching us.